चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से चर्चा का मुद्दा है कर्नाटक के नतीजे जो सामने आए हैं, उन नतीजों का प्रभाव राजस्थान में किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा। प्रियदर्शी भटनागर जी अपना जवाब दे रहे थे ब्रेक से पहले। प्रियदर्शी जी, सवाल अभी भी वही है कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ राजस्थान में नजर आएगा, क्योंकि अगर दोनों प्रदेशों की भौगोलिक स्थितियों को देख लिया जाए तो दोनों प्रदेशों की भौगोलिक स्थितियां अपने आप में काफी ज्यादा भिन्न हैं। प्रियदर्शी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी सर, सवाल यही है कि दोनों प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो काफी भिन्न है दोनों आपस में। तो किस तरीके से कर्नाटक के जो नतीजे सामने आए हैं उनका प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल। लगता है प्रियदर्शी जी की आवाज हम तक सही तरीके से जी नहीं जी 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 मेरे को आ गई आपकी आवाज। अच्छा, आवाज। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी जी, जैसे आपका ये कहना है कि भौगोलिक स्थिति, जी जबकि कांग्रेस पार्टी का ये देखना है कि भौगोलिक स्थिति के साथ में कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दों पे काम करती है। जी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको तवज्जो दी जाती है। जी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, इन मुद्दों को लेके काम करना चाह रही थी। जैसे कि आप देख लीजिए कर्नाटक के चुनाव में किस प्रकार से बजरंगबली जी को इन्होंने, बजरंगबली के नाम का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, जिसके कारण आज इन्होंने जनता ने इनको साफ कर दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं उसका भी 2 मिनट आपको जवाब देना चाहूंगा। जो पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के अंदर शराब और वो अगर दूसरे पर उंगली उठाती है, तो बड़े ताज्जुब की बात है। कर्नाटक में अभी हाल में ही 40% कमीशन की सरकार के आधार पर इनके पर आरोप थे, उसके कारण आज ये सरकार बाहर हुई है। आज ये राजस्थान की बात करें तो गत जो वसुंधरा जी की जो सरकार थी, वो पूरी भ्रष्टाचार के कारण लिप्त पाई गई थी। और उसमें खुद वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर नेता घनश्याम तिवारी जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के कारण में बीजेपी से वो अलग हुए थे, जो अभी वर्तमान में इनके राज्यसभा के सांसद हैं। उसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, अंबानी अडानी, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कारण उसके पर आरोप लगे, आज वो हमारी तरफ उंगली उठा रही है, जब जिसको ये देखनी चाहिए कि 4 या 5 4 उंगली उसकी तरफ बैठी हुई है। अब जहां तक कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत संगठित है। राजस्थान के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता ने पार्टी ने पूरी जोड़ तोड़ की कोशिश कर ली, परंतु ये असफल रहे। जो लास्ट चुनाव हुए राज्यसभा के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, और आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी और सरकार वापस रिपीट होगी। जी, मतलब सरकार वापस रिपीट होगी। आशीष जी, आपने सुना यहाँ पर प्रियदर्शी जी को किस तरीके से उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। आशीष जी, अगर प्रदेश को लेकर बात करें तो लंबे समय से ये चलता चला आ रहा है कि हर बार जब इलेक्शन होते हैं सरकार जो है वो प्रदेश की जनता बदल देती है, लेकिन इस बार का कहना है कांग्रेस नेताओं का लगातार, और प्रियदर्शी जी भी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं उनका प्रभाव पड़ता हुआ चुनाव पे नजर आएगा। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कर्नाटक में बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है, इस जीत का भी दावा किया जा रहा है कि उस जीत का असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। अभिषेक जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए अभिषेक जी, अभी राजस्थान में 5 दिन पहले ही 14 जिला परिषदों के उपचुनाव, पंचायत समिति सदस्य, नगर निकाय के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं जी। और उन 14 सीटों में से की आवाज नहीं आ रही मेरे को। 4 सीटें जो है मिली है जी, और भारतीय जनता पार्टी को उसमें 8 सीटें मिली है। तो वो ट्रेंड तो आना प्रारंभ हो गया है। जी। और एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी अभिषेक जी की कांग्रेस सरकार जब जाती है ना, 98 से 2003 में इनका प्रदेश में इनका शासन रहा, और जब चुनाव हुए तो अभिषेक जी 156 से 56 पर सिमट करके रह गए।
2008 से 2013 तक इनकी सरकार रही। अशोक गहलोत जी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जब वो जनता के समक्ष दोबारा जाते हैं महज 21 सीटों पर सिमट करके रह जाते हैं जी। और देखिए, ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता है ना जो अडानी अंबानी इनकी बातें करते हैं, अभिषेक जी। राजस्थान में जो गौतम अडानी है उसके ग्रुप को अशोक गहलोत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन दी है जी। इसका कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जब इन्वेस्टर समिट होती है तो कम से कम 17 बार जो है गौतम भाई का जो है वो रट लगाते रहते हैं। जहां तक अंबानी जी की बात है, अंबानी जी ने, आपको याद होगा अभिषेक जी, नीरा राडिया एक टेप प्रकरण हुआ था जब यूपीए गवर्नमेंट थी जी, इसमें टेप लीक हुए थे विकीलीक्स के द्वारा। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा था अंबानी जी ने कि यूपीए तो मेरी जेब में है, कांग्रेस तो मेरी दुकान है। आप देखिए, तो इस तरह की जो भाषा है ना, जनता सब समझती है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अरे भाई आपने इस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया कि आपके मंत्री, आपके विधायक इस सरकार को कटघरे में कर रहे हैं। भाई हम तो कर ही रहे हैं, हम तो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जन आक्रोश घेराव कर रहे हैं, लेकिन जब आपके मंत्री, आपके विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं तो मुख्यमंत्री जी रिप्लाई नहीं करते हैं उसका। भ्रष्टाचार पे ये बताते नहीं है और मंत्रियों के बकायदा नाम लिए जा रहे हैं। मतलब शांति धारीवाल का आज मंच से नाम लिया गया कि ये भ्रष्ट हैं। प्रमोद जैन भाया का जो है जिक्र कई बार कर चुके हैं। मतलब आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री कौन है। मतलब जैसे होड़ लगी हुई है भ्रष्ट कौन है। जिस तरह से राजस्थान में बेरोजगारी है, मुख्यमंत्री जी ने अपने 5 बजट राजस्थान विधानसभा में तीसरे कार्यकाल में पेश किए अभिषेक जी। और अगर हम बात करें तो टोटल उन्होंने 3.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा कर चुकी है। और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैंने तो 1 लाख 1.25 लाख नौकरियां दी है, बाकी सब जो है उसमें ऑन प्रोसेस है। अरे भाई ये ऑन प्रोसेस खत्म कब होगा ये बताइए ना। आपके आए दिन तो भर्तियां निरस्त हो रही है, आए दिन आपके पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि आईएएस पकड़ा जाता है, आईपीएस पकड़ा जाता है, आरएस पकड़ा जाता है, आरपीएस पकड़ा जाता है, आरपीएससी का मेंबर पकड़ा जाता है। वो मेंबर जिसको कि आप नियुक्त करते हैं, जिसकी आप तारीफ करते हैं, वो पकड़ा जाता है जी। मतलब आशीष जी, जाहिर तौर पर आरोप जो है वो भी सत्ता पक्ष पर काफी है। प्रियदर्शी जी, आपने बहुत ज्यादा आरोप है। मतलब ठीक है, प्रियदर्शी जी को एक बार, ठीक है आशीष जी को प्रियदर्शी जी का रिएक्शन लेते हैं। प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बात लगातार प्रियदर्शी जी कही जाती है वो ये कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश में है, क्या इस आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कुनबे को कांग्रेस समेट पाएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम बड़े नेता जो हैं, आप लोगों को वो भी बड़े मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को अगर साथ लेकर चलेंगे तो हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन प्रियदर्शी जी, आप मेरी बात को कोट करिएगा, नेताओं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें तो ऐसे में जो गुटबाजी खुले तौर पर देखने को मिल रही है, नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सचिन पायलट को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, अदर पीसीसी चीफ खुद बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से रैली निकाली जा रही है सचिन पायलट की ओर से, उस रैली को लेकर भी लगातार वो कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा गया उनकी ओर से कि जो कांग्रेस कमेटी है, जो पार्टी है, उसका उस रैली से कोई लेना देना नहीं है, उनकी व्यक्तिगत रैली है वो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के शासक माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा, सबसे पहली चीज तो ये यात्रा है, ये यात्रा पायलट साहब की निजी यात्रा है। आज भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को अपने पक्ष में देखती है, जबकि उनके पास में इस चीज का क्या उत्तर है कि पूरे 4 साल से 4.5 साल से वसुंधरा राजे सिंधिया रोज अलग अलग जिलों में जाके सभा कर रही है, तो वो क्या पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रही है? क्या ये पार्टी की उसमें क्या पॉलिसी है, उसके बारे में तो ये जवाब नहीं देते। इसके बारे में भी ये जवाब नहीं देते जब इनके कार्यालय में राजस्थान में श्री केसरिया श्री वसुंधरा, केसरिया श्री वसुंधरा, इसके इस नारे का भी ये मायने नहीं बता पाते जनता को, और आज ये कांग्रेस की तरफ उंगली उठाते हैं। जबकि आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार तोड़ने का दुस्साहस किया, उसके बावजूद इनको क्या परिणाम मिले? जो लास्ट चुनाव हुए उसके अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। आप एक भी स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए जो सचिन पायलट जी ने किसी भी सभा या किसी मंच से ये कहो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं या कांग्रेस मेरे खिलाफ है, एक शब्द भी बोला क्या? ये उनकी यात्रा है। कांग्रेस पार्टी में सारे नेताओं को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं बिल्कुल इस चीज को स्वीकार करता हूं। अगर उनकी कोई बात है, उनकी कोई शिकायत है, तो कांग्रेस पार्टी, जैसे हमारे प्रभारी ने कहा
इसके अंदर अधिकृत राजस्थान के प्रभारी हैं, शीघ्र ही अगर उनकी कोई शिकायत है, उनकी कोई मांग है तो उसको दूर की जाएगी। सभी जनप्रतिनिधियों की अपनी क्षेत्र से अपने मुद्दों से जुड़ी हुई मांगे होती हैं, उस मांग को सरकार से उम्मीद भी करते हैं, उस मांग को पूरा भी किया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये कहा है कि हम करप्शन को लेकर कार्रवाई नहीं करेंगे, जबकि आप देख लीजिए कांग्रेस जी हाँ प्रियदर्शी जी अपनी बात कंप्लीट करें। पार्टी करप्शन के लिए जीरो टॉलरेशन की पॉलिसी में राजस्थान में काम कर रही है। करप्शन के अक्सर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं, आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने जनप्रतिनिधि सांसद जितने हैं, उनमें से अधिकांश आप देख लीजिए किस पृष्ठभूमि पे, उसका भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन लगी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी जाता है, वहां पे कोई नेता जाता है तो वो उसकी धुला के सफाई कर देते हैं, जबकि जब वो उनके विपक्ष में रहता है तो ये उस पर आरोप लगाते रहते हैं। जबकि जनता ये सब कुछ देख चुकी है, संतर को भली भांति जानती है, जिसका नतीजा इन्होंने कर्नाटक में देखा। और आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, इसी एकजुटता के कारण दोबारा सरकार रिपीट होगी और एक नया इतिहास बनाएगी राजस्थान में। जी चलिए ठीक है। आशीष जी सवाल आपसे भी मिलता जुलता है मेरा। अगर बात गुटबाजी को लेकर करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पूनिया साहब और राजे को लेकर बात करें, वसुंधरा राजे को लेकर बात करें, दोनों दलों में काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिलती है। पोस्टर वॉर भी साफ तौर पर देखने को मिली है प्रदेश में कई बार। तो ऐसे में आपको लगता है कहीं आशीष जी ये गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों पर भारी पड़ सकती है? और अगर हम जानकारों को लेकर बात करें आशीष जी, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़ते भी हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन करती है, इग्नोर करती है, तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, यानी कि बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई हमारे यहाँ पे हम किसी भी नेता को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी वसुंधरा राजे जी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं। 10 साल तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। वर्तमान में वो जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। चाहे हम आज के कार्यक्रम की बात करें, इसके पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की बात करें, उसके पहले अमित शाह जी के कार्यक्रम की बात करें, और राजस्थान में घूम रही है और भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत कर रही है। आप जो कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं ना अभिषेक जी, मुझे लगता है वो अपने आप में एक बैलेंस करने की आप एक प्रयास करते हैं जो कि सफल होता दिखता नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे के बारे को नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, कोरोना कहा, उन पे दलाली के आरोप लगाए। और ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो इस सरकार के मंत्री पर एक दूसरे गुट के विधायक पर आरोप लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मतलब चाहे दिव्या मदेरनाथ जी की बात कर लें, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी जी की बात कर लें, चाहे गिरिराज मलिंगा की बात कर लें, चाहे हम खिलाड़ी लाल बैरवा की बात कर लें, चाहे हम भरत सिंह की बात कर लें, चाहे रामनारायण मीणा जी की बात कर लें। मुझे आप एक प्रकरण बताइए भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे यहाँ पे हमने किसी दूसरे नेता का इस तरह से उपहास किया हो या भाषा की मर्यादाएं तोड़ी हो। उनकी भाषा की मर्यादा यही तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो कोई कंपैरिजन यहाँ पे बनता नहीं है। जी मतलब कोई कंपैरिजन यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा आपके हिसाब से। सबको आप जनता से पूछिए ना। अरे अभिषेक जी, आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, जरा जनता से पूछिए कि भाई गुटबाजी कहाँ है। सब कहेंगे भाई कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है। भाई आपका प्रदेश अध्यक्ष रहा व्यक्ति है, वो क्या आप कह रहे हैं निजी यात्रा है? अरे निजी यात्रा है तो सरकार का मंत्री क्यों शामिल हो रहा है? सरकार के 3 मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। और यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई है? यात्रा प्रारंभ की गई है अभिषेक जी आरपीएससी अजमेर से। जो वो संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पारदर्शी तरीके से राजस्थान के युवाओं को रोजगार दे, उनको नौकरियां प्रदान करे। जब वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने यात्रा की। आपके कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं, दर्जनों पेपर लीक हुए हैं, दर्जनों भर्तियां निरस्त हुई है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जहां कर्नाटक के नतीजे सामने आए हैं उनका प्रभाव राजस्थान के नतीजों में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से अगर व्यक्तिगत यात्रा ही मान लें हम सचिन पायलट साहब की, तो इस यात्रा का भी प्रभाव तो चुनावों पर, नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उंगली जो है वो आप लोगों की सरकार पर ही उठ रही है। और जिस तरीके से आशीष जी ने भी जिक्र किया, सही कहा उन्होंने कि आप लोगों के ही मंत्री उसमें शामिल हैं, आप लोगों के विधायक जो वही उसमें शामिल हैं। राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है भ्रष्टाचार के संदर्भ में सरकार की जीरो टॉलरेशन पॉलिसी है। उसी का एक इतिहास है कि राजस्थान के अंदर जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसको छोड़ा नहीं गया। आपका नंबर आएगा। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी की में गुटबाजी की बात की, जैसे आरोप लगा रहे हैं,
तो सबसे मुझे तो ताज्जुब होता है कि इनको झूठ बोलने में और एक तरफा बात करने में महारत हासिल है। जी। तो क्या ये अपने संगठन के बारे में ये बता सकते हैं क्या कि इनके 1 दर्जन से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में भारतीय जनता पार्टी आप बच चुकी है। आज ये भूल गए क्या इनके सतीश पूनिया जी को क्यों हटाया गया? सतीश पूनिया जी ने करौली के अंदर 50 जनों की न्याय यात्रा निकाली थी, उसमें इनकी पार्टी की फूट ध्यान नहीं आई थी। जब ये रीट के मामले के अंदर धरने पे बैठे तो भाषण देने के लिए वसुंधरा जी ने मना कर दिया। गुलाब चंद कटारिया जी कभी क्या बोलते हैं इन्हों के अंदर, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग में विभाजित हो चुकी है। और एक सच्चाई जो आदरणीय मोदी जी को भी पता चल गई है, जिस प्रकार से मोदी जी, नड्डा जी और शाह साहब की एक तिकड़ी ने भारतीय जनता पार्टी मुक्त दक्षिण बनाया है ना, उसकी शुरुआत हो गई है। जो 2024 के लिए इस देश के लिए मैसेज है, आने वाले समय में जो 3 स्टेट में चुनाव होने और जो 2024 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी जी का जो चेहरे को लेके चलते थे, उनकी जो नाकामी, जो असफलता, जो गलत नीतियां, बेरोजगारी और जो काला धन और जैसे मामले हैं, उसके कारण उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा आज उनके चेहरे पे देखा जा सकता है। अरे भारतीय जनता पार्टी उसको गुमराह करे जनता को, परंतु अब सब जनता समझ चुकी है मोदी जी का अब जो एक फेस वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी है। अब मुद्दों पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही मुद्दा विहीन हो गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के सामने इनके पास में एक मुद्दा नहीं है। 4 साल के अंदर एक ये मुद्दा बता दें, ये हमारे पार्टी के आंतरिक मामले को अपना मुद्दा क्यों बनाने लग जाते हैं? ये अपना मुद्दा तो बताएं, क्या है इनका मुद्दा, क्या है आज ये कौन सा मुद्दा इनका खुद का है? इनके पास में राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। आज 4 करोड़ के पास में राजस्थान सरकार के राहत गारंटी कैंप के जो 4 करोड़ कैंप के सर्टिफिकेट है, उसके बारे में ये बोल सकते हैं कि आज 4 करोड़ जनता लाभान्वित हुई है? ये सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। ये जनता से कुछ दे, जनता को कुछ दे नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी जनता से लेना जानती है, उसी का नतीजा है इनको आज बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वो दिन दूर नहीं है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ दोबारा होगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जी, मतलब कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया भ्रष्टाचार को लेकर, इसी पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, इसी पर क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर ही यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वही कह रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर कि जो प्रदेश में उनके मेहनत से बनी हुई सरकार है, यानी कि उनकी भी जो मेहनत लगी है, तमाम कार्यकर्ताओं की जो मेहनत लगी है, जो सरकार उन लोगों की बनी है, वही सरकार भ्रष्टाचार को टॉलरेट कर रही है। वही सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जांच की मांग कही जा रही है, जिन जांच की बात सरकार ने सत्ता में आने से पहले कही थी, वो जांच सरकार नहीं करवा रही है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा, राजस्थान में सभी नेताओं को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ हिटलरशाही नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आदरणीय पायलट साहब ने अगर अपनी कोई मांग रखी है तो पार्टी उसके बारे में विचार करेगी और जो आपके उसके संदर्भ में जो निर्णय होगा, आपको शीघ्र ही राजस्थान के प्रभारी से आप अवगत हो जाएंगे। वो आपको इस संदर्भ में, पायलट साहब की मांगों के संदर्भ में शीघ्र ही राजस्थान के प्रभारी जनता को बताएंगे। जी, चलिए ठीक है। आशीष जी का एक रिएक्शन लेते हैं इस बीच। आशीष जी, आपका रुख करना चाहूंगा मैं, और जिस तरीके से लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं आशीष जी, जहां एक और अगर कांग्रेस सरकार को लेकर बात कर लें तो कांग्रेसी नेताओं का लगातार ये कहना है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं कि जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे और जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों को भी लेकर जनता के बीच जाएंगे। चाहे इधर हम हिमाचल प्रदेश को लेकर बात कर लें, जिस तरीके से कर्नाटक के नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस चीज को लेकर प्रदेश में जनता के बीच जाएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर आशीष जी, इस बात से आप भी वाकिफ रखते होंगे कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के पास गिनवाने के लिए, बताने के लिए काफी कुछ है। आप लोगों के पास क्या? नहीं, कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं अभिषेक जी। जो ग्राउंड लेवल पे स्थितियां है ना, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारा आंतरिक मामला है। अरे भ्रष्टाचार आपका आंतरिक मामला कैसे है? राजस्थान की 8 करोड़ जनता इससे प्रभावित होती है, ये आपका आंतरिक मामला कैसे हो गया? राजस्थान में छोटे छोटे काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आप पटवारी को रिश्वत दोगे, तहसीलदार को रिश्वत दोगे, मतलब छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़ा से बड़ा अधिकारी यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। तो क्या जनता प्रभावित नहीं होती है? अपराधों की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से अपराध हैं, जिस तरह से महिला अपराधों में राजस्थान लगातार 4 साल से नंबर 1 बना हुआ है, दलित अपराध में नंबर 2 बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे गैंगस्टर है, जिस तरह से यहाँ पे खनन माफिया है, जिस तरह से यहाँ पे भू माफिया है, जिस तरह से यहाँ पे ड्रग्स माफिया है, तो क्या उसका असर जनता पे नहीं पड़ता है? क्या बिल्कुल पड़ता है। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार फेल,
इसके बाद ये करप्शन कंट्रोल करने में फेल। जी। फिर तीसरी अगर हम बात करें तो जो सरकार है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फेल रही है। लगातार जब से सरकार बनी हर महीने सीएमआई के आंकड़े आते हैं, पूरे देश में राजस्थान नंबर 2 पे बना हुआ है। देश की जो बेरोजगारी दर है वो 7-7.5% रहती है, राजस्थान की 28% से नीचे नहीं आती है। तो क्या राजस्थान के युवा इससे प्रभावित नहीं हो रही है? आपका आंतरिक मामला कहां से? जब राजस्थान की करोड़ों युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, जब आए दिन भर्तियां निरस्त होगी, जब आए दिन पेपर लीक होंगे और लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देख रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए लोग हैं वही पकड़े जा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो ये आपका आंतरिक मामला कैसे हो गया? और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है अभिषेक जी, और बहुत जबरदस्त जन समर्थन हमको मिल रहा है। हम कह रहे हैं ना, अभी चुनाव हुए हैं, अभी 5 दिन पहले चुनाव परिणाम आए हैं स्थानीय निकायों के, कांग्रेस की दुर्गति हुई है। आप मान के चलिए वही स्थिति इनकी 2023 के चुनाव में होनी है। 2013 में तो ये 21 सीटें ले आए थे। हमें डाउट है कि अगर इन्होंने जो प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं की तो 21 सीटें आने में भी डाउट होगा अभिषेक जी, जो स्थिति प्रदेश में है। जी चलिए प्रियदर्शी जी, आशीष आपने सुना जो स्थिति प्रदेश में है, उस स्थिति में सरकार रिपीट कर पाना आप लोगों के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन प्रियदर्शी जी, एक सवाल यहां पर यह भी है, रोजगार के मुद्दे को लेकर कई सवाल आप लोगों पर खड़े होते हैं। प्रियदर्शी जी, जो दावे आप लोगों की ओर से किए गए रोजगार को लेकर, उन दावों को पूरा आप लोग नहीं कर पाए हैं। सरकार को करीब करीब 4.5 साल का वक्त हो चला है, अंतिम 6 महीने बचे हुए हैं। क्या रोड मैप है आप लोगों के पास कि इन अंतिम 6 महीनों में इतने बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार दे पाएंगे? ना केवल रोजगार के लिए कहना, बल्कि प्रियदर्शी जी सवाल यहां पर यह है कि किस तरीके से लोगों को ऑफर लेटर के साथ साथ नियुक्तियां मिलेंगी? 5 तारीख तक राजस्थान सरकार के द्वारा कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आचार संहिता से पहले उन्होंने 2 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिसके अंदर उनको सबको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये एक अपने आप में एक इतिहास है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जो कहा था वो करके दिखाया। 3 लाख 4 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा, और आप देख लीजिए हर डिपार्टमेंट के अंदर डेली नौकरी निकलती है, रोजगार मिल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उससे अनभिज्ञ बनी हुई है। क्योंकि ये जवाबदेही से बचती है। क्या ये मोदी जी के वायदे को बता सकते हैं कि उन्होंने हर साल कितने लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था और कितनों को नौकरी दी? इस पर तो ये बोलते नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के पूछे कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको ये बताने लगे कि कांग्रेस में ये कमियां हैं, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर अपराधीकरण बढ़ा है, जबकि उनके पास में इसका तथ्यात्मक रिकॉर्ड नहीं है। कांग्रेस के राज में थानों के अंदर स्वागत केंद्र बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोग थाने में जाने से डरता था, आज एफआईआर दर्ज हो रही है, लोगों का स्वागत किया जा रहा है, लोगों के अंदर डर कम हो रहा है, अपराधीकरण को रोकने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर अपराध है, दूसरी चीज, आज आप ये बता दीजिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार का फ्री हैंड नहीं होता तो क्या एसीबी ये कार्रवाई कर सकती थी? आज आप देख लीजिए, चाहे नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरएस हो, किसको एसीबी ने छोड़ा है? रोज आपको दिखता होगा कि कोई भी जो भ्रष्टाचार में लिखता है उसको जीरो टॉलरेशन पॉलिसी के तहत उसको पकड़ा जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा था? उसमें भारतीय जनता पार्टी, आज एक भी ऐसा मुझे ये उदाहरण बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो इस देश के अंदर, वहां पर किसी एमएलए को, किसी नेता को, किसी भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने पकड़ा हो? ये नहीं पकड़ा है, ये नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि ये सिर्फ राष्ट्रीय एजेंसियों का उपयोग कब करते हैं? ये उपयोग का ये सिर्फ चुनाव के पहले करते हैं। जब चुनाव से पहले, उसके बाद में इनका रोल खत्म हो जाता है। चुनाव से पहले दबाव बनाया जाता है, वो किसी भी तरीके से इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, शामिल होने के बाद में उसके सारी वो बिल्कुल ना ड्रैगलिन होकर बाहर निकलता है। इस चीज का तो इनके पास में जवाब नहीं है। आपने मुद्दा पूछा, इन्होंने कोई मुद्दा बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या मुद्दा है? मैं बताता हूं इनका मुद्दा क्या है। इनका मुद्दा है राष्ट्रवाद, जातिवाद, ध्रुवीकरण, धर्म, हिंदू, श्री रामचंद्र जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे को पूरा देश पहचान चुका है। बजरंग बली जी ने इनको सबक सिखा दिया है और इनको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब जनता अच्छी तरीके से समझ गई है, जातिवाद के चक्कर में जनता को अब बांट नहीं सकेंगे। अब विकास की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, जनता से जुड़ी हुई बात करनी पड़ेगी, स्थानीयवाद को महत्व देना पड़ेगा। इनको गुमराह करने से, अब जनता इनको वोट देने से कतई नहीं देगी वोट इनको, और वो समय दूर नहीं है कि मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा। राजस्थान की सरकार के उल्लेखनीय कार्य हैं,
एक एक योजना ऐसी है जिसके अंदर उसको पूरे देश को अपनाना चाहिए और कई स्टेट ने उसको अपनाया भी है। खुद अशोक गहलोत जी ने मोदी जी को कहा है कि आप ये फ्री दवाई वाली योजनाएं आप पूरे देश के लिए दीजिए, परंतु वो उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आज राजस्थान के अंदर जनता इतनी लाभान्वित है कि हम बेफिक्र हैं और हमारा फील्ड वर्किंग इतनी है कि हमारी सरकार पुनः रिपीट होगी और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए और इनको मुद्दे ढूंढ लेने चाहिए कि अब ये क्या मुद्दा बनाए। इनके पास में खुद का कोई मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा क्रिएट करते हैं। जी चलिए ठीक है, आशीष जी आपका रुख करूंगा। अब चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हम पहुंच चुके हैं। गुमराह करने की बातें कही जाती हैं कि जनता को आप लोग गुमराह करते हैं, लेकिन आशीष जी इस बीच सवाल ये है कि आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ रोड मैप आप लोगों के पास है? उसके बारे में जानकारी चाहूंगा। किस रोड मैप के आधार पर आप इस महाकुंभ में उतरेंगे और इसको किस तरीके से जीत में तब्दील करेंगे? देखिए अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है उसका भी मैं रिप्लाई देना चाहता हूं। ये एसीबी की बात कर रहे हैं, तो एसीबी जो कार्रवाई करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, अभिषेक जी, वो जब परिवाद आता है और कोई पीड़ित लोग इनके पास आते हैं तब एसीबी कार्रवाई करती है। और मुझे नहीं लगता कि उस प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप पहले भी रहा है और आज भी होता रहा है। मतलब पहले भी नहीं रहा है और आज भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा कि भाई इस कलेक्टर को पकड़े क्या, मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पकड़े क्या, मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा इस आरएस को पकड़े क्या, इस आरपीएस को पकड़ेगा। ये व्यवस्था पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है कि राजस्थान देश के भ्रष्ट राज्यों में है और जितना भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा है, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको को लेकर के हम जनता में जा रहे हैं। पर ये बोल रहे थे इनका मुद्दा राष्ट्रवाद है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना, राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है, राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा हमारा मुद्दा है, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा हमारा मुद्दा है, बॉर्डर पे सुरक्षा हमारा मुद्दा है। हमने देखा है ना जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में यूपी में बम ब्लास्ट होते थे, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए हैं, 13 मई 2008 को जो जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, उसके सारे आरोपी आप देखिए छूट गए। तो निश्चित रूप से हमारा मुद्दा है। हम राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाते हैं, तो अगर भारत पे कोई आक्रमण करता है बम ब्लास्ट, तो हम उसका सही रूप से जवाब भी देते हैं। ये हमारा मुद्दा है, इसमें क्या बात है। और जहां तक भगवान राम की बात है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है और सारे देश की जनता को पता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने वहां पे राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है और ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने राम मंदिर के निर्माण में सारी बाधाएं लेकर के आई थी। अरे भाई, ये तो राम को मानते ही नहीं है, ये तो कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि साहब ये तो काल्पनिक है, इनका अस्तित्व भी नहीं है। तो सारी देश की जनता इस बात को जानती है। ठीक है, अब जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप क्या रहेगा, तो देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। हमें पता है कि हम यहाँ पे 2/3 से ज्यादा बहुमत से आएंगे, लेकिन फिर भी हम हर चुनाव को चुनौती लेते हैं, हर चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाते हैं। हम अगर हम बात करें तो पार्टी के पास एक पूरी, जैसे कहते हैं ना, समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी टोली है जो हर बूथ से लेकर के, आप देखिए हमारा शक्ति केंद्र हो गया, हमारा मंडल हो गया, हर विधानसभा हो गया, जिला हो गया, प्रदेश हो गया, इस तरह पे पूरी एक टीम बनी हुई है। निश्चित रूप से हम मुद्दों को लेकर के हर घर में भारतीय जनता पार्टी मतलब आशीष जी, आप लोग भी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनौती के रूप में आपने इन चुनावों को लिया है। तो वहीं प्रियदर्शी जी का भी कहना है कि साफ तौर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर जनता के बीच जाएंगे, जनता उन्हें स्वीकार करेगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा आशीष जी, प्रियदर्शी जी, कि किस तरीके से जब चुनावों का महाकुंभ शुरू होगा तो जनता अपनी आहुति डालती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान को देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच देखना ये दिलचस्प ये भी रहेगा कि जिस तरीके से कर्नाटक में नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों का प्रभाव राजस्थान में किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आता है। राजस्थान की जनता कितना प्रभावित होती है कर्नाटक के नतीजों से और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही योजनाओं से। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। धन्यवाद।